Hello guys, so today our topic is regarding physics MCQs of the mock test that was held on 9th of March 2025. We will be discussing approximately 12 MCQs in this mock test and moving on towards our lecture. So, our first MCQ of the day is regarding the velocity of most energetic photon. Okay, let me first find out the pen. The velocity of most energetic photoelectrons emitted from a metal surface depends upon. So, basically, let's suppose this is a metal surface and you are basically emitting this electron with the help of the photon. So the greater the energy of this photon, the greater will be the energy या kinetic energy of that particular electron that was emitted. जितनी ज़्यादा energy का photon होगा उतनी ज़्यादा energy से electron emit out होगा. तो basically हम लोग कहेंगे कि energy is directly proportional to frequency. हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगी. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आता है द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब शो. तो ये हमारा केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन था और ये फिजिक्स के अंदर भी आया हुआ है. हम लोगों ने आपसे बताया था कि अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल के अंदर आता है तो ये लाइन स्पेक्ट्रम फॉलो करता है. इट फॉलोज लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन वन बाय वन शेल्स के अंदर से जंप करके आ सकता है या एक ही साथ शेल्स के अंदर जंप करके आ सकता है, लेकिन लाइन में आएगा. कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता कि आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए. प्रॉपर डिस्क्रीट शेल्स होते हैं, प्रॉपर एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिला था. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है आपको पता ना चल रहा हो ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के अंदर वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है. सो दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट एमसीक्यू आता है रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट. अगर तो कोई वेवलेंथ आपको लॉन्गर देन रेड लाइट चाहिए तो इसका मतलब है रेड लाइट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. कल भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास गैमा रे, उसके बाद आती है एक्स रे, उसके बाद आती है यूवी, उसके बाद आती है विजिबल, उसके बाद आती है इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रोवेव और रेडियो वेव. तो ये दोनों इसके बाद आ जाती हैं. तो अगर तुम लोग रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट से भी कम एनर्जी किसकी है? तो रेड लाइट यानी विजिबल लाइट से कम एनर्जी किसकी है? इंफ्रारेड रेडिएशन की है. तो बीटा विल बी द राइट आंसर. द रेडिएशन ऑफ विच स्पेक्ट्रल सीरीज आर मोर एनर्जेटिक देन अदर्स. तो वो कौन सी ऐसी सीरीज है जिनकी जो एनर्जी है रेडिएशन की वो सबसे ज़्यादा हाई है? तो लाइमन सीरीज. कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आएगा तो अपनी मैक्सिमम एनर्जी लूज करके आएगा. अगर वो बाल्मर सीरीज को फॉलो करेगा तो वो सेकंड शेल के अंदर आएगा, लेकिन लाइमन को करेगा तो वो सारी सीरीज को छोड़कर फर्स्ट शेल के अंदर आकर गिर जाएगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा. बाल्मर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अभी सेकंड शेल के अंदर, अभी फर्स्ट शेल के अंदर आना बाकी है. तो लाइमन सीरीज इज द सीरीज व्हिच इज मोर एनर्जेटिक देन अदर सीरीज व्हिच लाइज इन द यूवी रीजन, जबकि बाल्मर विजिबल के अंदर है, जबकि बाकी तीन इंफ्रारेड के अंदर है. इस तरह से भी आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो. वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय. अगेन रिपीट एमसीक्यू. वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह बिहेव कराना पड़ेगा, नॉट लाइक अ पार्टिकल. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल एक पार्टिकल की फॉर्म में जंप कर रहा होता है. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. एक्सरे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बहुत एक बड़े एटम के अंदर से इनर लेट्स से ये डिफरेंट शेल्स हैं और आपको एक फोटोन को हिट करके बहुत ही इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट कराना होता है, लेकिन ये भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तभी फोटोनों से एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है. डायफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्ट कर जाना, थोड़ा सा टिल्ट कर जाना. डायफ्रैक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. सो दिस इज आवर राइट आंसर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी क्या होता है? एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है. पीछे भी हम लोग डायग्राम बनाकर आ चुके हैं मेटल सरफेस की. Which of the photon has the least momentum? अब मोमेंटम किसका सबसे ज़्यादा लीस्ट है? मोमेंटम उसका लीस्ट होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लीस्ट होगी, एनर्जी कम होगी. अभी अभी मैं पूरा बना कर आया हूँ. गैमा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव. तो यहाँ पर क्या है? रेडियो वेव. इसकी मोमेंटम सबसे ज़्यादा कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी. रेड, येलो, ब्लू विजिबल रीजन के अंदर लाया करते हैं. रेडियो वेव बहुत नीचे है, बहुत कम एनर्जी वाली है.
फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके देखो एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के ऊपर है वो एक सर्टेन एनर्जी चाहेगा ना, जब वो एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो शूट आउट करेगा, या अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो शूट आउट नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, आप इसको कह सकते हैं वर्क फंक्शन। तो फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, तो दिस इज नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स फॉर्मूला के अंदर आती है E इज इक्वल टू एच एफ, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अ डिवाइस हुज वर्किंग इज बेस्ट अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा सेल है जो फोटो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगर लाइट आएगी तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा, एज द नेम सजेस्ट फोटोवोल्टेइक सेल। जब लाइट आएगी तो फोटॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे और वोल्टेज जनरेट होगी और आपके पास करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट समझिए आता है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्राइज। तो इसको वंस अगेन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे पिछली वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एल के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है, सॉरी ये 1 बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा ऑफकोर्स आर 1 बाय, देखो बाल ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज के अंदर किस शेल के अंदर आकर इलेक्ट्रॉन गिरेगा, फोर्थ शेल के अंदर। और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है यानी मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि एडजेसेंट शेल से ही आपके पास गिर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वल टू कर लेते हैं आर 1/16 माइनस 1/25। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्या करोगे, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दोगे और इन दोनों को क्रॉस करके माइनस कर दोगे। लेट्स सी कैसे। देखो आर मैंने लिखा, नीचे वाली दोनों टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सॉरी ऐसे नहीं, क्रॉस करके लिख दिया 25 माइनस 16, और नीचे मैंने दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो वो ऐसे भी कर सकता है। तो बस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आ गई है, 25 माइनस 16 दैट इज 9R बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 16। मैं इसको फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा, इसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे क्योंकि 1/L के इक्वल है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास बराबर आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 9R। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग दूसरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकें। लेट्स से मैं वाइट ले लेता हूँ इस पर। 1 बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके पास बराबर आएगी R 1/4 स्क्वायर माइनस, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तक यानी मैक्सिमम एनर्जी यानी इन्फिनिटी से शेल को लेकर आओ, इन्फिनिटी से 1/∞ का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 1/16। देखो अब 1/∞ ऑफ कोर्स 0 के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ले लोगे 16/R आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा लॉन्गेस्ट को शॉर्टेस्ट के साथ रेशो लेकर दिखाओ। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 9R रेशो 16/R। अब देखो R से कैंसिल, 16 से कैंसिल, आपके पास आंसर क्या बचा, 25/9 या 25 रेशो 9, दैट इज योर अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन आप लोगों से अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ज़रूर एक दफ़ा अपनी कॉपी या नोटबुक्स के ऊपर करके ज़रूर देखिएगा, आपकी इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को रट भी सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन टू इट्स सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट होंगे वो डिपेंड करते हैं आपकी बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। लेकिन याद रखिएगा इसने आपको एक कंडीशन दे दी है कि जो लाइट है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। अगर लाइट वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे। लेकिन अगर वर्क फंक्शन से कम हो तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कुछ भी। लेकिन अगर तो आपके पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा है आपकी फोटोन की एनर्जी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको पता है E इज इक्वल टू एच एफ फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई मसले वाली बात ही नहीं है। In a photoelectric effect, experiment of a frequency cutoff, the number of electrons ejected is proportional to।
तो आपके पास अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी अबव द कट ऑफ है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो द इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट हिट द सैंपल। जितने ज़्यादा फोटॉन्स हिट करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज होंगे। याद रखिएगा, इसने एक कंडीशन देती है। कंडीशन क्या दी है कि जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से ऊपर है, उनकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हर फोटोन ने इलेक्ट्रॉन तो इमिट करना है, जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे। विद दिस आर डिस्कशन फॉर फिजिक्स एमसीक्यूज कम्स टू एंड एंड। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको किसी भी एमसीक्यू के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डिफिकल्टी अगर फेस करना पड़ती है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देने हैं तो आप ज़रूर हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको ग्रुप की डिटेल या ग्रुप की जो व्हाट्सएप लिंक होगी वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगा। कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।